देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, वो एक ऐसा भयानक हादसा था जिसे देखने के बाद मुझे इन चीज़ों पर विश्वास करना पड़ा जिन्हें मैं पहले कभी अंधविश्वास का नाम दिया करता था। दरअसल उस रोज़ मुझे मीरगंज जाना था, जिसके लिए मैं शाम के 5 बजे कटवार रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां मुझे पता चला कटवार जाने वाली ट्रेन रद्द कर दी गई है। फिर स्टेशन से निकलने के बाद मैं सीधे पहुंचा सराय बस अड्डा, जहां पता करने पर मालूम चला कि मीरगंज जाने वाली बस है जो वो रात के 8 बजे खुलेगी। मतलब कि अभी लगभग 3 घंटे का वेट करना था। खैर इधर उधर घूमते घामते 3 घंटे बिताने के बाद ठीक 8 बजे बस डिपो पहुंचा। बस डिपो से बस पे निकलने को तैयार थे तो मैं अभी बस में सवार हो गया और बस की कोने वाली सीट पकड़ ली। तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद बस डिपो से निकली। बस में कुछ खास भीड़ नहीं थी और 2-4 सीटें अभी भी खाली ही थी। फिर जब बस मोराने के हाईवे पर चढ़ी तो बस की स्पीड भी तेज हो गई। बस की खिड़की से आती ठंडी ठंडी हवाएं एक ताजगी की झोंक ले आती। बस सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन जब बस गुलाम नगर हाईवे पर पहुंची तो वहां बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ था। कुछ गाड़ियां वहां से वापस पीछे जा रही थी। फिर जब बस वाले ने पता किया तो मालूम चला कि 2 ट्रक हाईवे के बीचों बीच पलट गई हैं। हाईवे क्लियर होने में लगभग 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। फिर कुछ देर के बाद बस ड्राइवर ने बस को पीछे मोड़ते हुए कहा, आप लोग चिंता मत करो, अभी भी एक रास्ता है, वहां से बस निकालता हूँ। तकरीबन 1 किलोमीटर आने के बाद उस बस ड्राइवर ने हाईवे से लगी एक पुराने रास्ते की तरफ बस ले ली। उस रास्ते को देखकर ऐसा लग रहा था कि सालों से यहाँ से कोई गाड़ी नहीं गुजरी हो। फिर कुछ और आगे जाने के बाद बस एक सुरंग के मुहाने पहुंची। अभी बस उस सुरंग में दाखिल होने वाली थी कि बस में एक सवारी चीखते हुए बोली, भैया इस सुरंग में भूलकर भी बस को मत लेना, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। उस सवारी की बात को सुनते ही बस ड्राइवर ने एकदम से बस रोक दी। वहीं बस में बैठे बाकी सवारियों के कान भी एकदम से खड़े हो गए। आखिर उस आदमी ने बात ही ऐसी कह दी थी। वहीं बस का कंडक्टर उस सवारी पर थोड़ा गरमाते हुए बोला, ओ भाई साहब, ये क्या फालतू की बकवास करके सवारियों को बहका रहे हो, चुपचाप से बैठ जाओ, वैसे भी काफ़ी लेट हो गए हैं। कंडक्टर की बात सुनकर उस सवारी ने कहा, लगता है तुम्हारे दिन पूरे हो गए हैं, इसलिए अपने साथ साथ इन सब के जान के दुश्मन बनने पर उतारू हो गए हो। मैं अभी भी कह रहा हूँ, चुपचाप से बस पीछे ले लो, नहीं तो एक बार बस अंदर गई तो सिर्फ तुम लोगों की जान ही सुरंग से बाहर आएगी। अब बाकी सवारियों में भी उसकी बातों का असर होना शुरू हो गया था, पर बस ड्राइवर ने ये बोलकर बस को स्टार्ट किया कि छोटा सा ही तो सुरंग है, 5 मिनट में पार कर लेंगे। अभी बस ड्राइवर बस सुरंग के अंदर लेने ही वाला था कि वो आदमी जो बार बार मना कर रहा था सुरंग में जाने से, वो अब चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। पता नहीं क्यों उसके चुप बैठ जाने पर मुझे बड़ा ही अजीब लगा। मैं बड़े गौर से उसे ही देख रहा था कि तभी उस आदमी ने मुझे इशारा करते हुए अपने पास बुलाया और मैं अपनी सीट से उठा और उसके पास जाकर बैठ गया। अभी मैं उसके बगल में बैठा ही था कि इसी बीच बस सुरंग में दाखिल हो गई और तभी उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, अब चाहे जो हो जाए, मेरा हाथ मत छोड़ना। वहीं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उस आदमी को उसके इस अजीब व्यवहार के लिए क्या कहूँ कि इसी बीच बस की सारी लाइट्स एकदम से ऑफ हो गईं, जिस वजह से बस में इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया कि कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उस सुरंग के अंदर कोई भी लाइट ही नहीं थी, जिस वजह से कुछ ज़्यादा ही अंधेरा हो गया था। बस ड्राइवर ने भी बस को सुरंग में ही रोक दिया। बस के रुकते ही बस में बैठी सवारी में शोर होने लगा। सभी डरे हुए थे और ड्राइवर से यही पूछ रहे थे कि आखिर लाइट क्यों ऑफ हो गई और बस क्यों रोक दी। पर उस ड्राइवर को भी नहीं पता था कि अचानक से कौन सी खराबी आ गई है बस में। तभी उन सवारियों का शोर एकदम से चीखों में बदल गया। अचानक ही बस में अफरा तफरी मच गई और वहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बस में हो क्या रहा है कि तभी मेरे पीछे बैठी सवारी का सिर मेरी गोद में आकर गिर गया। अपनी गोद में वो कटा हुआ सिर देखकर मैं चीखते हुए अपनी सीट से उठा, पर उस आदमी ने अभी भी मेरा हाथ कस के पकड़ रखा था, जिस वजह से मैं अपनी सीट से दूर नहीं जा पाया। इससे पहले मैं अपना हाथ उस आदमी से छुड़ा पाता कि उसने ही मुझे अपनी ओर खींचते हुए वापस सीट पर बैठा लिया और आहिस्ते से कहा, चुपचाप से बैठे रहो, नहीं तो तुम्हारा भी सिर ऐसे ही बिना धर के लुढ़कता हुआ नजर आएगा। उस आदमी के इतना बोलते ही मैं एक बार फिर खामोश हो गया और अब बस में भी सभी लोग शांत हो चुके थे। तभी बस की लाइट जल उठी
और बस में रोशनी होते ही जो मंजर मैंने देखा वो देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल बस में हर जगह खून ही खून फैला हुआ था। बस में कटे हुए सिर पड़े हुए थे और उस वक्त बस में सिर्फ हम 2 लोग ही जिंदा बचे थे, बाकी के सारे मारे जा चुके थे। मैं इतना डर गया था कि अब अपने होश में नहीं था। यहाँ तक कि मुझे ये एहसास तक नहीं था कि मैं हूँ कौन और कहाँ से आया हूँ और कब आया और ये जगह कौन सी है। उसके बाद जब मेरे बगल में बैठे आदमी ने कहा, अभी हम दोनों बस से चुपचाप उतरेंगे, चाहे जो भी हो जाए, अपना मुंह मत खोलना जब तक कि हम दोनों इस सुरंग से बाहर नहीं निकल जाते। इतना बोलकर वो आदमी मेरा हाथ पकड़े उठा और धीरे धीरे बस की गेट की तरफ बढ़ा। मैं उसके ठीक पीछे पीछे चल रहा था और जैसे ही हम दोनों बस के गेट पर पहुंचे तो डर के मारे मेरा पांव जोरों से थरथराने लगे। दरअसल बस के गेट पर एक लाल साड़ी पहनी एक औरत बैठी हुई थी। उसका चेहरा तो उसके घूंघट की वजह से नहीं दिखाई दे रहा था, पर सवारियों का कटा हुआ सिर देखकर यह साफ था कि यही वो खतरा है जिससे बचकर निकलना है। वो आदमी बड़े ही आराम से उस औरत के बगल से होते हुए बस से नीचे उतरा और उसके उतरने के बाद जब मैं ठीक उस आदमी की ही तरह आहिस्ते से उस औरत के बगल से गुजरा तो हल्का सा मेरा पैर उस औरत के हाथ को छू गया। मैं बस से नीचे तो उतर गया, पर जैसे मैंने 2-4 कदम आगे बढ़ाए कि तभी वो औरत भी बस से नीचे उतर गई और मेरे पीछे पीछे आने लगी। उस औरत को अपने पीछे आते देख मैंने अपनी चलने की रफ्तार तेज कर दी, पर तभी मेरे आगे चल रहे उस आदमी ने मुझे इशारा करते हुए कहा कि तेज मत चलो। पर मैं इतना डरा हुआ था कि मैं चाहकर भी अपनी रफ्तार धीमी नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से मैं उस आदमी से आगे निकल गया। पर वो औरत अभी भी मेरे पीछे पीछे आ ही रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस मौत से कैसे पीछा छुड़ाऊं। अब तो वो आदमी भी काफ़ी पीछे छूट गया था, जिसके वजह से मैं अभी तक जिंदा था। वहीं अब तक मुझे ये समझ में आ गया था कि इससे डर के भागा नहीं जा सकता। मुझे किसी तरह अपने डर को काबू करना होगा जिससे शायद जान बच सकती है। और ये सोचकर मैं वहीं टनल के बीचों बीच बैठ गया। मेरे बैठते ही वो औरत भी मेरे बगल में आकर बैठ गई, पर मैं किसी तरह अपने डर को कंट्रोल में करने की कोशिश करने लगा। पर वो औरत सरकते सरकते मेरे बेहद करीब आ गई। फिर जब वो मेरे ठीक सामने आई तो मुझे उसके घूंघट से काला काला कुछ चूता हुआ नजर आया। मैं उस समय पीछे की हटने की सोच रहा था कि तभी उस औरत ने अपना घूंघट हटाया और फिर घूंघट के हटते ही जब मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं ये देखकर चौंक गया कि उस घूंघट में कोई औरत नहीं बल्कि एक मर्द है जिसका चेहरा बहुत बुरी तरह से कटा फटा है। ये देखकर मेरी चीख निकलने ही वाली थी कि तभी पीछे से किसी ने मेरा मुंह बंद कर दिया। और जब उस आदमी ने धीरे से अपना हाथ मेरे मुंह पर से हटाया तो मैंने एक नज़र पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि वही आदमी खड़ा है। और उस आदमी को अपने पीछे खड़ा देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। फिर उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा और वहाँ से चलने का इशारा किया, पर मैं जैसे ही चलने के लिए खड़ा हुआ कि वो घूंघट वाला आदमी भी खड़ा हो गया। अभी वो आदमी मेरा हाथ पकड़े आगे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते ही उसके मुंह से एकदम से चीख निकल गई और उस चीख को सुनते ही वो घूंघट वाला आदमी एकदम से उसके पास गया और एक झटके से उस आदमी का सिर धड़ से उखाड़कर फेंक दिया। वहीं मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। अब मैं लगभग उस टनल से बाहर आ चुका था कि तभी धरती जोरों से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई भूकंप आया हो। मैं तो तुरंत ही बहुत तेज भागते हुए उस टनल से बाहर निकल आया और टनल से बाहर निकलते ही वो पूरा टनल भरभरा के नीचे गिर गया, जिस वजह से उस टनल का मुंह बंद हो गया। उसके बाद मैं डरा सहमा मेन हाईवे पर पहुंचा, जहां से बस अंदर की तरफ मुड़ी थी। वहां काफ़ी देर इंतज़ार करने पर एक भाई साहब ने मुझे देखकर आखिरकार गाड़ी रोकी थी। और जब मैं उनकी गाड़ी में बैठा तो उन्होंने मेरी हालत देखते हुए कहा, भाई साहब आप बड़े घबराए हुए लग रहे हैं, क्या बात है? इस पर मैंने उन्हें बीती सारी बात बता दी। मेरी बातें सुनकर वो भी हैरान हो गए और कुछ देर खामोश रहने के बाद उन भाई साहब ने कहा, मैंने बहुत पहले उस टनल के बारे में एक खबर पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि एक खुफिया सीरियल किलर पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया है और उसकी डेड बॉडी की फ़ोटो अखबार में छपी थी जो किसी लाल साड़ी में लिपटी हुई थी। और उस हादसे के बाद से उस टनल में कई हादसे हुए, जिसके बाद से उस रास्ते को लोगों ने इस्तेमाल करना पूरी तरह से छोड़ दिया। दोस्तों ये सब सुनने के बाद मुझे भी ऐसा ही लगने लगा कि वो घूंघट वाला आदमी वो किलर ही था। खैर अगले कई सालों तक मुझे उसी लाल घूंघट वाले आदमी के सपने आते रहे, पर अब सब कुछ नॉर्मल है और अब आगे जीवन में क्या हो जाए
ये कोई बता ही नहीं सकता। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।